जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, सदन को विदित है कि भारत ने जिस नीति को अपनाया है और पिछले कई वर्षों से जिसका पालन किया है, अनेक देशों ने उसकी प्रशंसा की है। एशिया के कुछ अन्य देशों ने हमारे कारण नहीं बल्कि अपने ही कारणों से ऐसी नीति का पालन किया है। जिन देशों ने इसका पालन नहीं किया है, वे भी हमारी नीति की प्रशंसा करने लगे हैं। हम इस नीति का पालन कर रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि यही सही नीति है। यदि दुनिया में कोई दूसरा देश इसका पालन ना भी करे तो भी हम इसका पालन करते रहेंगे। जैसा कि कुछ माननीय सदस्य मानते हैं, यह विचारों को संतुलित करने और तटस्थ रहने का प्रश्न नहीं है। हमारी नीति सकारात्मक है और हम सच्चाई और विश्वास से इसका पालन करते हैं। सदन को कुछ ऐसे देशों की जानकारी है जो एशिया में हमारे अच्छे मित्र हैं, जैसे म्यांमार और इंडोनेशिया, और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐसी ही नीति का पालन कर रहे हैं। हाल ही में जब संघीय युगोस्लाविया गणराज्य के राष्ट्रपति यहाँ आए तो उन्होंने और मैंने एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें पंचशील के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था। इससे पता चलता है कि यह विचारधारा किस प्रकार फैल रही है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चाहे बहुत सी सरकारें पंचशील का सार्वजनिक रूप से अनुमोदन ना करें, फिर भी बहुत से देशों में लोग इसकी ओर अधिकाधिक आकर्षित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आज अनेक विचारधाराओं में एक विचारधारा कड़ी कार्रवाई की है, जैसा कि यह अपने आप को कहती है। मेरे विचार से यह पुराने जमाने का एक अवशेष है, जबकि गड़बड़ करने वाले किसी छोटे देश को डराने धमकाने के लिए जंगी जहाज भेजा जाता था। कड़ी कार्रवाई से तब ही लाभ हो सकता है जब कोई बहुत बड़ा देश किसी छोटे देश के सामने शक्ति प्रदर्शन करे, लेकिन जब दूसरे देश भी शक्तिशाली हो तो इसका कोई लाभ नहीं होता। एक और विचारधारा शक्ति के माध्यम से बातचीत करने की है। यह सही है कि यदि आप कमजोर हैं तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन
जब आप बातचीत के लिए अपनी ताकत बढ़ाते हैं तो दूसरा पक्ष भी अपनी ताकत बढ़ाता रहता है। एक विचारधारा और है जिसे मैं पांडित्यपूर्ण संभ्रम की कहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषा की दृष्टि से प्रत्येक मामले में दोनों पक्षों की तरफ से अच्छे तर्क दिए जा सकते हैं। यही कठिनाई है यदि केवल एक पक्ष के पास तर्क होता तो सरलता से निर्णय किया जा सकता था, लेकिन दोनों पक्षों के पास तर्क है और दोनों के तर्कों में परस्पर विरोध है। आप इनमें तुलना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक तर्क दूसरे की अपेक्षा अधिक जोरदार है, लेकिन आमतौर पर यदि एक पक्ष का मामला अपेक्षाकृत सही लगता है तो दूसरे पक्ष का भी सही ही लगता है। आजकल मानचित्रों और जनगणना के आंकड़ों का फैशन हो गया है। क्या हमें यह देखना होगा कि कितने लोग एक भाषा बोलते हैं और कितने दूसरी? इससे आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मेरा निवेदन है कि हमें इस मामले पर भाषा के प्रश्न से हटकर विचार करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की उन सभी महान भाषाओं का जो संविधान में उल्लिखित हैं विकास करना होगा। मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूँगा कि उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र और किसी अन्य क्षेत्र की भाषाओं का भी विकास होना चाहिए। यही नहीं, एक भाषा का विकास दूसरी की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि भारत की किसी एक महान भाषा के विकास से दूसरी भाषाओं के विकास में सहायता मिलती है। मैं चाहे इस योग्य हूँ या नहीं, लेकिन 2-1 वर्ष पहले ही शुरू की गई साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ हम भारत की सब भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयत्न करते हैं। हम इन मामलों पर जितनी अधिक चर्चा करते हैं उतना ही अधिक देखते हैं कि एक भाषा के विकास और वृद्धि के परिणाम स्वरूप दूसरी भारतीय भाषाओं को भी लाभ होता है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर मैं कहना चाहूँगा कि किसी विदेशी भाषा के ज्ञान से भारतीय भाषा की वृद्धि में सहायता मिलती है। यदि हम विदेशी भाषाओं से अपरिचित हैं तो उन भाषाओं के ज्ञान और शिल्प विज्ञान से भी अपरिचित रह जाते हैं, जो आधुनिक जीवन का भाग है।
इसलिए हमें किसी भाषा को छोड़ने का विचार नहीं करना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता कि कुछ लोग उर्दू से क्यों घबराते हैं। मुझे उर्दू बोलने में गर्व होता है। स्टॉप।